आप सभी का आज की राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं आर्ट्स राजनीति विज्ञान में हमारा खंड ब इकाई फर्स्ट अध्याय 1 भारतीय संविधान की विशेषताएं इसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो विशेषता है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। लेकिन ये विशेषता समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान जो है लिखित, निर्मित और विश्व का सबसे विस्तृत और विशाल संविधान है। तो उसी संविधान की हम यहाँ पे विशेषता पढ़ने वाले हैं। पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या मतलब है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, यानी यह ऐसा संविधान है जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, जिसका मतलब है कि सारी शक्ति जनता के अंदर निहित है। ठीक है ना, यानी कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी जिसमें जनता स्वयं जो है शासन को चुनती है और उसे शक्ति प्रदान करती है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व यानी अंतिम शक्ति जनता में ही। अगर हम देखें दूसरे अर्थ में तो इसका मतलब होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व यानी सारी शक्ति जो है, और सारी शक्ति का मतलब है, संपूर्ण शक्ति का मतलब है यानी अंतिम शक्ति जो जनता में निहित है। इसमें निहित है जनता में। इसका मतलब होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान अपने आप में शक्तिशाली संविधान है और अंतिम शक्ति किसमें है? जनता में। ऐसा हमारा संविधान, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। हम सब जानते हैं कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक संक्षिप्त रूप है। तो प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। संविधान के मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को दर्शाया गया है। यानी प्रस्तावना में क्या है? संविधान के मौलिक उद्देश्य, यानी संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का लक्ष्य क्या है। तो हम देखेंगे कि संविधान का लक्ष्य जो है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा है कि यहाँ पे प्रस्तावना को क्या माना गया? संविधान की आत्मा, यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे संविधान का एक संक्षिप्त मौलिक सार, एक संक्षिप्त सार जो है वो प्रस्तावना के अंदर लिखित है। तीसरा है डॉक्टर के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो है ये संविधान को क्या कहते हैं? संविधान की कुंडली का है। यानी प्रस्तावना को क्या बोला है? संविधान की कुंडली। संविधान की कुंडली किसे कहते हैं? प्रस्तावना। इसके बाद बिंदु है कि प्रस्तावना के शुरू में हम भारत के लोग, जब हम है ना, आप देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसकी लाइन शुरू होती है हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। यानी हम भारत के लोग यानी इस देश की जनता ही सब कुछ है, यानी अंतिम शक्ति जनता में निहित है। इसलिए उसकी लाइन शुरू होती है प्रस्तावना की हम भारत के लोग, यानी हम सभी देश के जनता, देश के वासी। तो ये है प्रस्तावना का एक संक्षिप्त सार। तीसरी विशेषता है विश्व का सबसे विशाल संविधान, यानी हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे विशाल संविधान। अमेरिका के संविधान में हम देखेंगे, अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। तो भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद? भारत के संविधान में दुनिया में सबसे ज्यादा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट है। ये संविधान के अलग अलग भाग हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट। वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के यानी 395 की जगह 448 अनुच्छेद, 22 की जगह 25 भाग और 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट। तो भारत का संविधान इससे प्रतीत होता है कि विश्व का सबसे विशाल और लिखित संविधान। अब इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत के संविधान में अब तक पारित संशोधन, यानी कितने संशोधन हो चुके हैं भारत के संविधान में, क्योंकि विशाल संविधान है। तो अब तक हमारे संविधान में संशोधन हो चुके हैं। सितंबर 2016 में अंतिम संशोधन हुआ था 101वां संशोधन। अंतिम संशोधन 2016 में, सितंबर 2016 में हुआ था 101वां जीएसटी से संबंधित, जिसको हिंदी में कहते हैं वस्तु व सेवा कर। और आज आपको पता है कि पूरे भारत में एक सामूहिक रूप से जीएसटी कर लगाया जाता है। तो ये जो कानून बना था, ठीक है ना, सितंबर 2016 में ये संविधान पारित हुआ था 101वां संशोधन जीएसटी। आज वर्तमान में लास्ट हुआ देखेंगे, यानी अंतिम संशोधन, यानी अब तक वर्तमान में अंतिम संशोधन पारित हुआ है 124वां। 124वां जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग,
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, यानी जो हमारे देश का वर्तमान में अंतिम संशोधन हुआ है वो है 124वां संशोधन, जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग जिसको शैक्षणिक संस्थाओं में या शैक्षणिक क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया है, ये उससे संबंधित है 124वां संशोधन। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है केंद्र व राज्यों। केंद्र व राज्यों की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में संबंध है, बहुत सारे कार्य हैं, शक्तियां हैं जो केंद्र व राज्यों के बीच में विभाजित हैं, जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है ना। तो ये इसी का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, केंद्र व राज्य दोनों के बीच में बहुत व्यापक संबंध है, विशाल संबंध है। तो ये है हमारे विश्व का सबसे विशाल संविधान, जिसका पूरा ये एक यहाँ पे छोटा सा वर्णन है। इसके बाद चौथा बिंदु आता है लिखित व निर्मित संविधान। हमारा संविधान कैसा है, लिखित है और निर्मित है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि हमारा संविधान कैसा निर्मित है, लिपिबद्ध, यानी कि इसमें बिल्कुल क्रम से एक एक चीज को लिखा गया है, हर नियम को एकदम क्रम से अलग अलग खंडों में, अनुच्छेदों में, ठीक है ना, और अलग अलग भागों में लिखा गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, हमारे संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा पूरा बनने में, ठीक है ना, जिसकी शुरुआत हुई थी, यानी हम कह सकते हैं कि 9 दिसंबर 1940 को इसकी पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 तक जो है ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान भी कहते हैं, भारत के संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान भी कहते हैं, ठीक है ना। अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं, ये हम जो है ऊपर पढ़ चुके हैं। 101 संशोधन जीएसटी से संबंधित है और वर्तमान में 124वां संशोधन जो सामान्य वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसको शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण प्राप्त है, ये उससे संबंधित है, जो हम ऊपर वाले बिंदु में समझ चुके हैं। इसके बाद हमारा अंतिम बिंदु है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि कार्यपालिका उत्तरदायी है किसके प्रति, व्यवस्था के, यानी हमारे संविधान के अंदर आप देखेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है हमारे देश को सौंपी गई है। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित संविधान में बहुत सारे नियम हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी हो। राष्ट्रपति को क्या माना गया, संवैधानिक प्रधान, यानी हमारे देश का संवैधानिक प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति संसद का एक अंग भी है। तीसरा है वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की होती है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल का नेता यानी प्रधानमंत्री के पास में होती है। और संसद का विश्वास समाप्त होने पर, यानी संसद में अगर मंत्रिमंडल का विश्वास समाप्त हो जाए तो मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र। ये सारे नियम संसद में। संसदीय व्यवस्था केंद्र व राज्य दोनों में लागू होती है, और संसदीय व्यवस्था जो है हमारे देश में, यानी संसदीय शासन व्यवस्था जो है हमारे देश में केंद्र में भी चलती है और राज्यों में भी चलती है। तो ये था पूरा संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में एक छोटा सा वर्णन। तो ये हमारी जो है 1 से लेकर 5 जो है ये विशेषता है, संविधान की विशेषता है। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।